नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं ग्रुप में आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। बेटा आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर है हमारा ट्रांजिस्टर बायसिंग का तीसरा लेक्चर है, जिसको हम यूज करते हैं कि ट्रांजिस्टर के एक एप्लीकेशन के बारे में। ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन के बारे में यूज किया जाता है। मुख्यतः हम दो चीज़ें अपने सिलेबस में पढ़ते हैं कि ट्रांजिस्टर कब स्विच के रूप में यूज किया जाता है और ट्रांजिस्टर कब एक एम्पलीफायर के रूप में यूज किया जाता है। इन सारी चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं तो मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ट्रांजिस्टर बायसिंग में वो निकल करके आता है कि ट्रांजिस्टर को कब एज एन एम्पलीफायर के रूप में यूज किया जाता है। आज हम एम्पलीफायर की विशेषताएं, एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है, एम्पलीफिकेशन क्या चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि ये चीज़ें वास्तव में होती क्या हैं। क्लियर बेटा? तो अगर हम देखें तो ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर के रूप में कैसे यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर के रूप में कैसे यूज किया जाता है। देखो बेटा, सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि वास्तव में एक एम्पलीफायर होता क्या है। देखो, एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि जा करके एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि किसी वीक सिग्नल को जब आउटपुट में हम इनपुट में वीक सिग्नल देते हैं और आउटपुट में जाकर के मुझे सेम शेप की बढ़ी हुई सिग्नल मिलती है। मीन्स आप कह सकते हो कि आपको थोड़ी सी चीजें दी गई, लेकिन आप उन थोड़ी सी चीजों से कितनी बड़ी चीजें बना सकते हैं, यही होता है एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है कि किसी चीज की स्ट्रेंथ को बढ़ा देना। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग टू स्ट्रेंथ इज कॉल्ड द एम्पलीफिकेशन। ये मतलब यहाँ पे बात हो रही है सिग्नल की, तो सिंपल सी बात है, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ वीक सिग्नल who is given in the input is called the amplification। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे जो डिवाइस यूज की जाती है उस डिवाइस को बोला जाता है एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर यहाँ पर वास्तव में यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर के रूप में। अब वो ट्रांजिस्टर के अलग अलग प्रकार होते हैं। हमें पता है कि ट्रांजिस्टर हम बीजेटी में दो प्रकार के ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारा होता है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर हमारा होता है। तो जो हमारा सबसे मोस्ट सुटेबल ट्रांजिस्टर होता है वो हमारा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसको हम हर जगह यूज करते हैं। अब इन ट्रांजिस्टर्स में भी तीन चीजें होती हैं। एक होता है कॉमन एमिटर मोड, एक होता है कॉमन बेस मोड, एक होता है कॉमन कलेक्टर मोड। कॉमन एमिटर कब होता है, कॉमन बेस कब होता है, कॉमन कलेक्टर कब होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और उन सारी चीज़ों के बारे में हम क्लियरली जान भी चुके हैं कि कब इन चीज़ें यूज की जाती हैं और कहाँ कहाँ उनका सर्किट डायग्राम कैसा होता है, उनका आउटपुट कैसे निकलता है। तो वास्तव में जो एम्पलीफायर का और एम्पलीफिकेशन का जो रिजल्ट निकल करके आता है उस रिजल्ट को हम कहते हैं गेन। गेन का मतलब सिंपल सी बात है कि मुझे जो चीजें मिल रही हैं वो एक लाभ, गेन का मतलब होता है लाभ, मतलब बढ़ी हुई चीजें मिल रही हैं। तो इसीलिए जो एम्पलीफिकेशन के आउटपुट को निकाला जाता है वो गेन के रूप में निकाला जाता है। और गेन हमने बताया था कि गेन का मतलब होता है, सीधे अगर हम जब भी लिखते हैं तो हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट लिखते हैं। कुछ चीजें मैं रिमाइंड करा देता हूं, जैसे इनपुट हमेशा हम बेस पे देते हैं, आउटपुट हमेशा कलेक्टर पे लेते हैं। जब भी हम गेन फाइंड करते हैं तो गेन फाइंड करने के दौरान मुझे दो चीजें मिलती हैं कि हम आउटपुट को ऊपर रखते हैं, इनपुट को नीचे रखते हैं। आउटपुट अपॉन इनपुट, ये मोस्ट कॉमन चीजें हैं। अब कॉमन एमिटर मोड जो होता है वो बेस्ट सूटेड मोड होता है। कॉमन एमिटर मोड, कॉमन मतलब सी मोड, you can say in the short form, C mode is the best suited for the amplification, is the best suited mode for the amplification। clear? अब इस एम्पलीफिकेशन में सिंपली कॉमन एमिटर मोड को ही हम लेकर के चलेंगे।
और कॉमन एमिटर मोड के बारे में हम जानेंगे, कैसे ये काम करता है ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर के रूप में। क्लियर? अब देखो, एम्पलीफिकेशन में कुछ मुख्य चीजें होती हैं जो मुझे जाननी है। जैसे कि एम्पलीफिकेशन के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एम्पलीफिकेशन के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है, एम्पलीफिकेशन में मुझे कई सारी चीजें जाननी है। एम्पलीफिकेशन में जब हम बेहतर एम्पलीफिकेशन प्राप्त कर लेते हैं, तो बेहतर एम्पलीफिकेशन प्राप्त करने की, जब मुझे बेहतर एम्पलीफिकेशन प्राप्त करना होता है, वो मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं फेथफुल एम्पलीफिकेशन। क्या बोलते हैं? फेथफुल एम्पलीफिकेशन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द फेथफुल एम्पलीफिकेशन, फेथफुल एम्पलीफिकेशन, फेथफुल एम्पलीफिकेशन। फेथफुल एम्पलीफिकेशन का मतलब, फेथफुल का मतलब एक बेहतर एम्पलीफिकेशन जिसमें कोई कमियां ना हो। फेथफुल यू कैन से इन द टर्म ऑफ आइडियल, नॉट एट परफेक्ट आइडियल एनीथिंग, लेकिन फेथफुल का मतलब यहां आप यूज कर सकते हो आइडियल एम्पलीफिकेशन। क्लियर? एक बेहतर एम्पलीफिकेशन मुझे मिले। अब फेथफुल एम्पलीफिकेशन आपको जब भी कॉमन एमिटर मोड में चीजें यूज करनी होंगी, तो वहां पर आपको फेथफुल एम्पलीफिकेशन ही बताया जाएगा। क्लियर? अब फेथफुल एम्पलीफिकेशन के को प्राप्त करने के लिए मुझे कौन कौन से फैक्ट की जरूरत है? देखो, फेथफुल एम्पलीफिकेशन कब हम कहते हैं कि फेथफुल एम्पलीफिकेशन है? जैसे कि नंबर एक तो हाई फिडिलिटी होनी चाहिए। हाई फिडिलिटी का मतलब क्या होनी चाहिए कि जो मुझे फिडिलिटी का मतलब एक अच्छी क्वालिटी का जो सिग्नल हो, एक अच्छी क्वालिटी का मिले। देखो, एम्पलीफायर कई सारी चीजों में यूज किया जाता है। सबसे पहले तो इसके उदाहरण जान लो, बता देते हैं, तब आगे इसके बारे में समझाएं। जैसे हम माइक होता है, तो माइक में क्या होता है, हम धीरे से बोलते हैं और मुझे आगे जाकर के जो उसका साउंड सुनाई पड़ता है तेजी से सुनाई पड़ता है। और दूसरी चीज, जब हम जैसे मान लो हमारे पास कोई साउंड है, उस साउंड को जब हम यूज करते हैं, तो साउंड को यूज करने के दौरान हम मोबाइल में या किसी भी चीज में हमारे आवाज थोड़ी सी होती है, लेकिन हम उसको जितना चाहते हैं अपने हिसाब से एम्पलीफाइड कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर? तो यही जो इंक्रीमेंट होता है, यही इंक्रीमेंट हमारा एम्पलीफिकेशन कहलाता है। क्लियर? अब कई जगह जहां पे फेथफुल एम्पलीफिकेशन का एम्पलीफायर के रूप में यूज किया जाता है, एम्पलीफाइड का एम्पलीफिकेशन किया जाता है, और उस एम्पलीफायर का यूज किया जाता है, वो होता है जैसे साइंटिफिक इक्विपमेंट में, साइंटिफिक इक्विपमेंट में, और मिलिट्री टूल में यूज किया जाता है, मिलिट्री टूल में यूज किया जाता है, और मिलिट्री टूल में यूज किया जाता है, और यूज किया जाता है इन कई सारी चीजों में, उतना याद नहीं मुझे, लेकिन ये कुछ ऐसी मुख्य चीजें हैं जहां पे हमेशा इसका यूज किया जाता है। ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं, मुझे उतना इस समय दिमाग में नहीं आ रहा है। क्लियर बेटा? अब फेथफुल एम्पलीफिकेशन की खासियत क्या क्या होनी चाहिए? नंबर एक तो हाई फिडिलिटी होनी चाहिए। नंबर दो, वो नेचर में जो इनपुट में सिग्नल दिया जाए, आउटपुट में जो सिग्नल मुझे मिले, दोनों नेचर में सेम होने चाहिए। बोथ इनपुट एंड आउटपुट will be should be in same nature, should be in same nature, should be in same nature. Clear? Both input and output should be in same nature. Clear? अब देखो बेटा क्या होता है यहाँ पे, और फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए अगली कंडीशंस क्या है कि there should not be sort of distortion, there should not be sort of distortion, मतलब यहाँ पर कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम किसी ट्रांजिस्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ट्रांजिस्टर के कंडक्ट करने के दौरान, ध्यान देना, ट्रांजिस्टर के कंडक्ट करने के दौरान उसमें कई सारी चीजें होती हैं।
आपको पता है, जैसे वोल्टेज वेरिएशन होता है, जैसे वोल्टेज वेरिएशन होता है, वोल्टेज वेरिएशन, और पावर सप्लाई होती है, पावर सप्लाई होती है, वोल्टेज वेरिएशन, पावर सप्लाई, और एजिंग इफेक्ट, और एजिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, एजिंग इफेक्ट। इन सारी चीजों के विरोध में, इनके विरोध में कोई सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, इनके विरोध में कोई भी सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। क्लियर? मतलब इसका अगर एक शब्द में हम समझें तो ये कहने का मतलब है कि अगर कोई वर्क कर रहा है ट्रांजिस्टर, तो उसके बीच में चाहे वो पावर सप्लाई ले रहा हो, या वो ट्रांजिस्टर जिस ऑपरेटर्स का बना हुआ है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, उनके बीच में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं क्रिएट होना चाहिए, कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, कोई भी व्यवधान नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के मुझे एक बेहतर एम्प्लीफिकेशन मिल सकता है। क्लियर? हमें पता है कि जो वोल्टेज सोर्स होता है, वो वोल्टेज सोर्स एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। अभी हम बात करेंगे आगे क्यू पॉइंट की, कि क्यू पॉइंट क्या होता है किसी ट्रांजिस्टर में, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्यू पॉइंट क्या होता है। तो फिर वोल्टेज सोर्स, जैसे ये जनरल चीजें हैं, इसको आपको 7th 8th से पढ़ाया जाता है कि जो वोल्टेज सोर्स होता है वो वास्तव में एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करता है, और वो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करने के कारण ही ट्रांजिस्टर में मुझे एक बेहतर एम्प्लीफाइड आउटपुट मिलता है, जो कि विदाउट शेप चेंज के लिए मिलता है, और विदाउट बिना किसी डिस्टॉर्शन के मिलता है, जो कि अभी हम आगे चर्चा कर रहे हैं, उसकी चल रहे हैं। तो इतनी चीज समझ में आई कि अगर मुझे फैथफुल एम्प्लीफिकेशन की पहचान करनी है तो मुझे 2-3 चीजें होनी चाहिए। तो हाई क्वालिटी का आउटपुट मिलना चाहिए, हम इनपुट जितना दें वो आउटपुट में मुझे बढ़ा हुआ मिले, मतलब इंक्रीज हुआ मिले, लेकिन दोनों नेचर में सेम होने चाहिए। क्लियर बेटा? और दोनों की मतलब उनमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, किसके विरोध में, मतलब उनका कोई विरोध नहीं होना चाहिए, जैसे वोल्टेज वेरिएशन हो रहा हो, पावर सप्लाई हो रहा हो, एजिंग इफेक्ट हो, या कोई भी चीज हो, मतलब जो चीजें कर रही हैं प्रॉपरली वर्क, वो अपना एक कांस्टेंट तरीके से करती रहे। क्लियर बेटा? अब इनको कह सकते हो कि दिस इज कॉल्ड द फैथफुल एम्प्लीफिकेशन, दिस इज कॉल्ड द फैथफुल एम्प्लीफिकेशन। आराम से एक एक टॉपिक समझते चलेंगे, ताकि कभी भविष्य में आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, हम प्रयास यही करेंगे। ओके बेटा? फिर भी अगर कोई चीज छूट जाती है या आपको नहीं समझ में आती है तो यू कैन कमेंट ऑन द लिंक ऑफ वीडियो, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि उन चीजों को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है? अब चलो हम देखते हैं कि इनके, अगर हम बात करें, हमने कहा कि बेस्ट सूटेड मोड हमारा जो है वो है कॉमन एमिटर मोड। क्लियर? कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर। लेकिन जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में यूज करते हैं उसमें हमारा जो लार्ज गेन देता है, यानी कि जो मुझे लार्ज बीटा मिलता है, वो हमारा क्या नाम है, कॉमन एमिटर मोड में ही मिलता है। क्लियर बेटा? अब इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, लिख देते हैं कि बेस्ट सूटेड मोड, बेस्ट सूटेड इज द कॉमन एमिटर मोड। कौन सा? कॉमन एमिटर मोड टू गेट द लार्ज गेन, टू गेट द लार्ज गेन, टू गेट द लार्ज गेन ऑफ आउटपुट, ऑफ एम्पलीफाइड आउटपुट लिख दो, क्योंकि जो सिग्नल मुझे मिलता है वो एम्पलीफाइड होता है, ऑफ एम्पलीफाइड आउटपुट। क्लियर बेटा? अब यहाँ पे देखो मुझे कुछ चीजें मिल रही हैं, चलो उनको समझने का हम प्रयास करेंगे। पहली चीज हमारी क्या है? पहली चीज है कि अगर हमारे पास कोई बेस है, क्लियर? देखो यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर बना दे रहे हैं, यहाँ पे कॉमन एमिटर मोड हम बना दे रहे हैं, ये हमारा है, ये हमारा है
बेटा कहीं कहीं लाइट जो है वो ब्लश कर जाती है, लेकिन आप जैसे क्या नाम है ध्यान से देखेंगे वीडियो दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लाइट का पता नहीं क्या इफेक्ट है, उतना समझ में नहीं आ रहा है। ये होता है बेटा बेस मेरा, ये मेरा बेस होता है, और बेस में एक रजिस्टर लगा करके इसको हम बेस एमिटर जंक्शन को एक फॉरवर्ड बायस में कर देते हैं, बेस एमिटर जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस में कर देते हैं, और यहाँ से हम जो कलेक्टर जोड़ते हैं, कलेक्टर हमारा क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है। ये हम बात कर रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की, ये हमारा है एनपीएन ट्रांजिस्टर है, हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब देखो P और N ये हमारा फॉरवर्ड बायस में है, क्लियर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, ये हमारा इनपुट होता है। यहाँ पे बेटा कभी कभी सिग्नल जो होता है कुछ इस तरीके से भी इसको बना दिया जाता है। यहाँ पे हम एक सिग्नल देते हैं, रुको फिर से इसको, यहाँ पे एक सिग्नल देते हैं जिसको बोला जाता है BS, ठीक है, BS बोला जाता है, और यहाँ पे हम बैटरी लगा देते हैं, क्लियर। ऐसा भी बना होता है फिगर, और इधर हम आउटपुट प्राप्त करते हैं। पता है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो कलेक्टर टर्मिनल होता है वहां पे हम आउटपुट प्राप्त करते हैं, ये हमारा आउटपुट वाला स्थान होता है, आउटपुट वाली जगह होती है जहाँ से हम आउटपुट प्राप्त करते हैं, क्लियर। अब देखो यहाँ से ये होता है करंट, और देखो क्या बताया था कि अगर ट्रांजिस्टर में एमिटर से करंट निकल रही है, एमिटर की पहचान होती है एरो से, अगर एमिटर से करंट निकल रही है तो सिंपल सी बात है बेटा क्या होगा कि कलेक्टर से करंट अंदर जाएगी, मतलब एमिटर से बाहर तो कलेक्टर से अंदर, एमिटर से अंदर तो कलेक्टर से बाहर। दिस इज द बेस्ट आइडेंटिफिकेशन टू नो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द ट्रांजिस्टर, ओके। तो ये होता है। इस फिगर को ऐसे भी बनाते हैं, कहीं कहीं फिगर अगर आप देखेंगे यश चांद की बुक में देखेंगे तो वहां पर फिगर जो है ऐसे बना हुआ है, और कई सारे बुक्स में ऐसे बना हुआ है कि यहाँ पे ये इसके बीच रजिस्टर, सिग्नल सोर्स और सारी चीजें लगी होती हैं। यहाँ पर हम दिखाते हैं कि इनपुट में जो हम सिग्नल देते हैं वो कुछ इस तरीके से सिग्नल दे रहे होते हैं, क्लियर बेटा। और यहाँ पे मुझे जो आउटपुट मिल रहा होता है वो आउटपुट मुझे कुछ इस तरीके से मिल रहा होता है, ठीक है। अगर हम देखें तो दोनों सिग्नल, ये हमारा इनपुट सिग्नल है, ये हमारा इनपुट सिग्नल है, ये हमारा आउटपुट सिग्नल है, ये लार्ज इन साइज है, ये लार्ज इन साइज है, ये लार्ज इन साइज है, एंड ये स्मॉल इन साइज है, ये स्मॉल इन साइज है। स्मॉल इन साइज कह सकते हो, चाहे जेन्युइन इन साइज कह सकते हो, एज योर विल डिपेंड ऑन यू। अब देखो ये यहाँ पे सिग्नल मैंने दिया और ये आगे जाकर के लार्ज इन साइज मुझे मिला। आखिर में हुआ क्यों ऐसा? सर ये तो कोई जादू है। हाँ जादू है। जादू ये है कि हमें पता है कि किसी भी जो ट्रांजिस्टर का गेन होता है बीटा, बीटा होता है IC अपान IB, बीटा होता है IC अपान IB, क्लियर। आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट यानी कि कलेक्टर करंट अपान बेस करंट, क्लियर। अब ये बेस कलेक्टर करंट अपान बेस करंट जो होता है, सिंपल सी बात है, क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम कलेक्टर करंट निकालें तो कलेक्टर करंट निकल करके आता है बीटा IB, क्लियर। यानी कि हम IB में जितना करंट देंगे, IB के इनपुट में हम जितना करंट देंगे उसका कलेक्टर करंट बीटा टाइम्स बड़ा होगा, क्लियर। समझ में आ रही चीजें? अगर हम फार्मूले से समझे, हमने बताया था कि इसमें जो आउटपुट की वैल्यू निकाली जाती है वो आउटपुट की वैल्यू बेटा गेन के रूप में निकाली जाती है। अब देखो यहाँ पर फार्मूले से आप सीधे देख सकते हो कि बीटा इज इक्वल टू IC अपान IB, क्लियर। IC इज इक्वल टू बीटा IB। तो IB मैंने इनपुट में, IB इज द इनपुट करंट, इनपुट में मैंने जितना करंट दिया वो मुझे कलेक्टर करंट के रूप में बीटा टाइम्स बड़ा मिला, क्लियर। क्या करते हैं कि जब हम यहाँ पर करंट दे रहे होते हैं माइक्रो एम्पियर में,
तो ये करंट जा करके आगे चेंज हो जाती है मिली एम्पियर के रूप में, और मिली एम्पियर में जब करंट चेंज हो जाती है तो एक लार्ज आउटपुट मुझे मिलता है। अगर इसका हम ग्राफ देखें तो एक ग्राफ क्या होता है कि मुझे दो जंक्शन मिलते हैं। दो जंक्शन कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास कलेक्टर एमिटर जंक्शन, और एक होता है हमारे पास बेस एमिटर जंक्शन। क्लियर? इस फिगर में अगर ना समझ पा रहे हो तो आपको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो कलेक्टर एमिटर जंक्शन होगा ट्रांजिस्टर के रूप में नॉर्मली, देखो ये हमारा होता है, ये हमारा होता है सबसे, देखो हाईली डोप्ड, नॉर्मल डोपिंग, हाईली डोप्ड, मॉडरेट इन साइज, बेस जो होता है स्मॉल इन साइज। ये क्या होता है? जो कलेक्टर होता है वो क्या होता है? लार्ज इन साइज, एमिटर बेस कलेक्टर। क्लियर? ये हाईली डोप्ड होता है, ये स्मॉल डोप्ड होता है, और ये मॉडरेटली डोप्ड होता है। क्लियर बेटा? अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या बताने जा रहे थे? हाँ, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है बेस एमिटर जंक्शन। क्लियर? ये हमारा होता है बेस एमिटर जंक्शन, और ये हमारा होता है बेस कलेक्टर जंक्शन। ठीक, ये हमारा होता है बीसीबी बोलते हैं। क्लियर? ये हमारा होता है बेस कलेक्टर जंक्शन। जब हम इसमें बैटरी को क्या करते हैं कि जो एमिटर होता है हमारा, एमिटर और कलेक्टर को हम, एमिटर और कलेक्टर को रिवर्स बायस में जोड़ते हैं। ये एन है, ये एन है, तो ये हो जाएगा, कलेक्टर हमारा पी टाइप से जुड़ा होता है ना, कलेक्टर हमारा पी टाइप से जुड़ा होता है। और जो बेस एमिटर होता है ये हमारा क्या होता है? ये हमारा फॉरवर्ड में होता है। क्लियर? ये हम बात कर रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की। क्लियर बेटा? ये फिगर थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, इसी में समझते हैं। क्लियर है? इसमें खिचड़ी खुल जाएगी। हाँ देखो, इसी में समझते हैं बेटा। ठीक, अब अगर हम कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज के बीच ग्राफ ड्रा करें तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। जैसे वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, आई होप दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ से ये हमारा होता है कलेक्टर करंट वाई एक्सिस, और जो हमारा कलेक्टर एमिटर वोल्टेज होता है वो होता है हमारा एक्स एक्सिस। क्लियर? अब यहाँ से जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो मुझे जो आउटपुट मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। क्लियर? वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। इसको ये जहाँ से करंट जाकर के कांस्टेंट हो जाती है उसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। उसको क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज बोलते हैं, जहाँ से करंट जाकर के कांस्टेंट हो जाती है। अब ये हम अलग अलग तरीके से आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, अलग अलग इनपुट दे करके। मान लो यहाँ पर 10 माइक्रो एम्पियर है और यहाँ पे 20 माइक्रो एम्पियर है, या अलग अलग तरीके से हम जितना आउटपुट देना चाहें, एक आउटपुट या 10 आउटपुट, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? अब जब ट्रांजिस्टर हमारा क्या नाम है कांस्टेंट मोड में पहुंच जाता है, फिर इस लाइन को हम, इस रीजन को बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। खैर उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो अभी कंफ्यूजन हो जाएगी। क्लियर? इतना तक समझ में आया बेटा सारी चीजें? अब देखो हम क्या बात किए, अभी तक हम बात किए कि जो वीक सिग्नल होता है उसको बेस पे दिया जाता है और मुझे आउटपुट सिग्नल में क्यों करंट मिलती है। तो ये तो फार्मूले के आधार पर मैंने समझा कि हाँ सर ऐसा होता है कि बीटा इक्वल टू IC अपान IB होता है, तो IC जो है वो IB से बीटा टाइम्स बड़ा होगा। लेकिन प्रैक्टिकली कैसे बड़ा होगा, इसको थोड़ा मतलब प्रैक्टिकली सोचने की जरूरत है। तो थ्योरेटिकली हो गया ना, ये उसका अभी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर दिमाग में नहीं बन पाया होगा। अब देखो जो एम्पलीफाइड आउटपुट होता है वो तो हम कलेक्टर सर्किट में प्राप्त कर लेते हैं। अब एम्पलीफिकेशन के दौरान जो बरतने वाली सावधानियां होती हैं उनको समझो, तो फिर और ज्यादा भी चीजें क्लियर होंगी कि क्या होता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फिर हम वही लिख दे रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ड्यूरिंग द एम्प्लीफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ड्यूरिंग द amplification most important fact during the amplification क्लियर। अब इसमें क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ड्यूरिंग द एम्प्लीफिकेशन, सबसे बड़ी चीज है कि देखो नंबर एक स्टार डाल करके हम लिख रहे हैं। नंबर एक, द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्नल शुड बी इंक्रीज, आउटपुट की बात कर रहे हैं बेटा, ये आउटपुट मुझे मिल रहा है। द एम्प्लीफाइड आउटपुट के लिए, एम्प्लीफाइड आउटपुट क्या होना चाहिए? द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्नल शुड बी इंक्रीज, द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्नल should increased, clear। द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्नल शुड इंक्रीज मतलब आउटपुट में जो मुझे सिग्नल मिले वो इंक्रीज होना चाहिए। बेटा एक ही चीजें ध्यान रखते चलो ना, इसमें क्वेश्चन 3 नंबर और 1 नंबर दोनों से उठाए जाते हैं। दूसरी चीज क्या है कि देयर शुड बी नो चेंज इन द सिग्नल से, देयर शुड बी नो चेंज इन द सिग्नल से, देयर शुड बी नो चेंज, there should be no change in the signal shape, there should be no change in the signal shape, clear। मतलब उसके सिग्नल शेप में कोई भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, क्लियर। अब डिफिनीशन क्या निकल करके आती है, जो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि एम्पलीफायर की डिफिनीशन ये निकल करके आती है। देखो डिफिनीशन बड़ा सा परिभाषा, डिफिनीशन लिख लो, लिख लो कहाँ पे, दिमाग में लिखना, कॉपी में नहीं। कॉपी में तो लिख लोगे तो वो तो ठीक ही है, लिख सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द वीक सिग्नल, the process of raising the weak signal, the process of raising the strength of a weak signal, the process of raising the strength of a weak signal in the process of raising the strength of weak signal in the amplified output, without any change of shape, is called, वही क्या कार्ड, किस चीज का डिफिनेशन बता रहे हैं, ये एम्प्लीफिकेशन का, हाँ फेथफुल एम्प्लीफिकेशन ऑफ शेप इज कॉल्ड फेथफुल एम्प्लीफिकेशन, ओके बेटा। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी यहाँ तक, और मैंने काफी इजी लैंग्वेज में बताने का इसको प्रयास किया, क्लियर। अब आगे चलो देखते हैं इसके अगले प्रोसेस को। तो अगले प्रोसेस को देखने के लिए हम क्या करें, चलो इनको पहले मिटा देते हैं, क्लियर।
अब यहाँ पे मुझे एक चीज ये जानना होगा कि फैथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए कुछ कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर गेटिंग faithful amplification for getting faithful amplification some conditions must be satisfied like first one is proper zero signal current हाँ फर्स्ट कंडीशन ये होगा कि प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट दूसरा होगा हमारा कि मिनिमम प्रॉपर बेस एमिटर वोल्टेज मिनिमम प्रॉपर बेस एमिटर वोल्टेज तीसरा हमारा होगा मिनिमम प्रॉपर बेस एमिटर वोल्टेज का मतलब क्या BBE लिख देना है मिनिमम प्रॉपर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज VCE क्लियर बेटा ये तीन कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर गेटिंग द फैथफुल एम्प्लीफिकेशन क्लियर मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा जितनी पॉइंट मैं बता रहा हूं पॉइंट जरूर याद रखना क्लियर है पॉइंट जरूर याद रखना अब चलो इन पे हम चर्चा करते हैं अभी और सारी चीजें अभी आपको समझ में आ जाएंगी कि हमने जो बताया आपको कि किसी भी गेन को प्राप्त करने के लिए बीटा इक्वल टू IC/IB होना चाहिए। अब ये IC/IB के लिए मैंने अभी बताया कि प्रैक्टिकली चीजों को समझते हैं कि उसके पहले कुछ चीजें जानना होगा जैसे अब हम जान लेते हैं थोड़ा क्यू पॉइंट के बारे में कि क्यू पॉइंट क्या होता है क्योंकि आगे अभी उसकी चर्चा होगी। क्यू पॉइंट क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। देखो क्यू पॉइंट को बोला जाता है क्विसेंट पॉइंट बहुत लोग क्विसेंट पॉइंट बोलते हैं जो भी बोल लो आप। इसको बोला जाता है आल्सो ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर देखो बेटा क्यू पॉइंट क्या होता है क्विसेंट का मतलब होता है मौन धारण कर लेना एकदम शांत अवस्था में आ जाना मौन धारण कर लेना का मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति आ जाए जहां पर करंट क्या हो कांस्टेंट मिलने लगे उसी पॉइंट को बोला जाता है क्विसेंट पॉइंट। जहां से ट्रांजिस्टर ऑपरेट करना स्टार्ट कर दे उसी को बोला जाता है क्यू पॉइंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर क्लियर। अब ट्रांजिस्टर जो होता है वो दो पॉइंट के बता रहे हैं सारी चीजें कि क्या क्या चीजें होती हैं। अब देखो अगर हम किसी भी कांस्टेंट इनपुट बेस करंट में कोई जो कलेक्टर करंट होती है सबसे पहले जानो कि वो कांस्टेंट होना चाहिए। लिख दे रहे हैं किसी भी कांस्टेंट इनपुट बेस किसी भी कांस्टेंट इनपुट बेस के लिए
कांस्टेंट इनपुट बेस के लिए कलेक्टर करंट भी कांस्टेंट होना चाहिए। पार्ट में लिख दे रहे हैं, कलेक्टर करंट भी कांस्टेंट होना चाहिए, कलेक्टर करंट कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर? किसी भी कांस्टेंट इनपुट बेस के लिए कलेक्टर करंट कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे आपको हम एक फिगर समझाएं, फिगर में देखो क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास एक ट्रांजिस्टर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, जो भी मैंने बनाया भी था। देखो मान लेते हैं कि यहाँ से ये पहुंचा ट्रांजिस्टर, यहाँ से कंडक्ट किया, फिर से ट्रांजिस्टर क्या हुआ, फिर से ये यहाँ से, फिर से ये देखो। अब देखो इस रीजन को जहां पे हमारा ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा होता है, हम कहते हैं कि ये एक सैचुरेशन रीजन होता है। क्या होता है? सैचुरेशन रीजन होता है, एक सैचुरेशन रीजन। इसका कई टाइप का फिगर बना होता है, लेकिन सबका मतलब एक सैचुरेशन रीजन होता है। यहाँ पे एक पॉइंट मुझे मिलता है कट ऑफ, इसको बोला जाता है कट ऑफ रीजन, जब हमारा ट्रांजिस्टर वर्क नहीं कर रहा होता है, इसको बोला जाता है कट ऑफ रीजन। और इस पॉइंट को बोला जाता है कट ऑफ पॉइंट। क्या बोला जाता है? कट ऑफ पॉइंट, कट ऑफ पॉइंट। क्लियर? इसको बोला जाता है सैचुरेशन पॉइंट। क्लियर? इसको बोला जाता है सैचुरेशन पॉइंट। अब देखो सैचुरेशन पॉइंट से लेकर कट ऑफ पॉइंट के बीच एक लाइन ड्रा करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लोड लाइन। ये थोड़ा तिरछा है लेकिन ध्यान देना, मतलब इस लाइन को हम बोलते हैं लोड लाइन। क्या बोलते हैं? लोड लाइन। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द डीसी लोड लाइन, तो सिंपल सी बात है, आप कह देना कि जब हम किसी ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को ड्रा करते हैं, तो उसका जो सैचुरेशन रीजन होता है, जो सैचुरेशन पॉइंट होता है और एक कट ऑफ पॉइंट होता है, दोनों लाइंस को आपस में जब हम मिला देते हैं तो लोड लाइन हो जाता है। सिंपल सी बात में समझ लो, जब ट्रांजिस्टर अपने कंडक्टिंग मोड में होता है और नॉन कंडक्टिंग मोड में होता है, तो सिंपल सी बात है भैया, जब कंडक्ट कर रहा होगा कंडक्टिंग से नॉन कंडक्टिंग मोड में होगा, कोई चीजें बंद है, फिर वो वर्क कर रहा है। अब वर्क करने के दौरान सिंपल सी बात है कि क्या होगा, वर्क करने के दौरान अगर ट्रांजिस्टर जब वर्क कर रहा होता है तो लोड भाई वर्क कर रहा है, भार ले रहा है, तो सिंपल सी बात है ऐसे समझ सकते हो कि इसीलिए इसको लोड लाइन बोला जा रहा है। क्लियर? समझ सकते हो ऐसे उस शॉर्टकट तरीके में। क्लियर? तो ये हो गया लोड लाइन। अब लोड लाइन को जब हम किसी एम्पलीफायर के ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ड्रा करते हैं, तो मुझे एक रीजन मिलता है। वो पॉइंट जहां पे वो इंटरसेक्ट करता है, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोला जाता है क्यू पॉइंट। क्लियर? क्या बोला जाता है? क्यू पॉइंट। समझ रहे हो? इसी को बोला जाता है क्वाइसेंट पॉइंट। क्लियर? ये बदलता भी रहता है। अगर इसको आपको चेंज करना है, आप ट्रांजिस्टर को उठा करके चेंज कर दीजिए, दूसरा ट्रांजिस्टर लगा दीजिए। जैसे ट्रांजिस्टर में भी कई सारे मॉडल आते हैं, BC148, BC149, कई सारे मॉडल आते हैं। आप किसी भी मॉडल को उठा करके चेंज कर दीजिए, आपको अलग अलग आउटपुट मिल जाएगा, अलग अलग एम्पलीफिकेशन मिल जाएगा, आप अलग अलग एम्पलीफायर के रूप में यूज कर सकते हो। क्लियर चीजें? तो देखो बेटा क्या होता है, अब उस रीजन में देखो, हाँ ये हो गया हमारा क्यू पॉइंट। क्लियर? अब क्यू पॉइंट की अगर कुछ खासियत देखें तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रांजिस्टर होता है, जब या तो फुली कंडक्टिंग हो रहा होता है या तो फुली ऑफ मोड में होता है। अब जो कलेक्टर वोल्टेज होता है उसको काफी केयरफुली सेट करना होता है, केयरफुली सेट करना होता है, ताकि मुझे जो करंट मिले वो कांस्टेंट करंट मिलती रहे और मुझे एक बेहतर एम्पलीफिकेशन मिले
और बेहतर एम्पलीफाइड आउटपुट मुझे मिले। तो इसका जो चयन किया जाता है, इसका जो सिलेक्शन किया जाता है, वो सिलेक्शन बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है। ठीक है, अगेन डीसी लोड लाइन, सैचुरेशन पॉइंट और कट ऑफ पॉइंट के बीच में जो इसको कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है उसको लोड लाइन कहते हैं, और इसको जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ड्रा करते हैं तो वहां पे जो इंटरसेप्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा क्यू पॉइंट होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर का ये ऑपरेटिंग पॉइंट है। अब ये ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट है तो क्लियर, अगर हम इनको दूसरे शब्दों में समझें, अगर इनको हम दूसरे शब्दों में समझें तो मुझे कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, क्वेसेंट पॉइंट होता है जब कलेक्टर टर्मिनल को, ऐसे लिख सकते हो कि जब कलेक्टर टर्मिनल को, जब कलेक्टर टर्मिनल को, जब कलेक्टर टर्मिनल को कांस्टेंट डीसी वोल्टेज, कांस्टेंट डीसी या कांस्टेंट डीसी या कांस्टेंट डीसी वोल्टेज या कांस्टेंट करंट मिलने लगे, कांस्टेंट करंट मिलने लगे। क्लियर बेटा, क्या हो गया क्यू पॉइंट? दूसरे शब्दों में अगर समझो, वो थोड़ा साइंटिफिक था। जब कलेक्टर टर्मिनल को कांस्टेंट डीसी वोल्टेज या कांस्टेंट करंट मिलने लगे, जहां से मिलने लगे वही हमारा क्यू पॉइंट है। समझ रहे हो मेरी बात को? सिंपली वास्तव में होता क्या है कि जब कोई ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है तो इस पॉइंट को कांस्टेंट बनाए रखना होता है। चीजें मैं पहले बता चुका हूं कि जब कोई ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है तो उस एम्पलीफाइड आउटपुट को पाने के लिए मुझे उसको कांस्टेंट बनाए रखना होता है, उस पॉइंट को कांस्टेंट बनाए रखना होता है। मैंने बताया कि जो वोल्टेज सोर्स है वो कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है, सॉरी जो वोल्टेज सोर्स है वो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। क्लियर, समझ में आ रही चीजें? तो कह सकते हो पहली चीज क्या, जब कलेक्टर टर्मिनल को कांस्टेंट डीसी वोल्टेज या कांस्टेंट करंट मिलने लगे। क्यों मिलने लगे? क्योंकि मुझे बेहतर एम्पलीफिकेशन के लिए, ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में वर्क कराने के लिए कांस्टेंट डीसी वोल्टेज बनाए रखना होता है। क्लियर, मतलब जो क्यू पॉइंट होता है उसको कांस्टेंट बनाए रखना होता है। जहां पर बाइसिंग हमें कांस्टेंट डीसी, बाइसिंग क्या होता है, मतलब जब दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं, जहां पर बाइसिंग क्या करता है, हमें कांस्टेंट डीसी प्रोवाइड करके हमारी हेल्प करता है, जिससे मुझे एक फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलता है। ये बात एकदम नोट कर लेना। क्लियर है सारी चीजें? आगे बढ़े, क्लियर है यहां तक चीजें बेटा? इस फिगर को, इन चीजों को दिमाग में एकदम से बैठा लेना, इस फिगर को एकदम से दिमाग में बैठा लेना। क्लियर, ये हमारा बेहतर आउटपुट है। ये देखो बेटा, ये जो 4 लाइन है इसमें कंफ्यूज मत होना। ये देखो अलग अलग बेस इनपुट पे है यार। ये IB इक्वल टू 10 पे ले लो, 20 पे ले लो, 25 पे ले लो, अलग अलग आउटपुट दे दो। तुम एक लाइन भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि तुम 20 लाइन बनाओ, तुम ऐसे भी बना सकते हो। तुम्हारा जो आउटपुट है वो ऐसे भी बन सकता है। ये आपका IC है, आपका VCE है, कलेक्टर मीटर वोल्टेज, आप ऐसे भी बना सकते हो। ये आपका सैचुरेशन पॉइंट हो गया और ये आपका कट ऑफ पॉइंट हो गया, और इन दोनों को आपस में मिला दो, ये हमारा जो रीजन हुआ वो क्यू पॉइंट हो गया। हमें एक ही इनपुट लिया मैंने, IB इक्वल टू समथिंग जो भी ले लिया आपने, तो वो अलग अलग क्या नाम है IB पे मैंने बनाया। तो आपकी जैसी इच्छा वैसा बना सकता है, ऐसा नहीं कि आप बुक में कुछ दूसरा देख लिए तो कंफ्यूज हो गए। क्लियर है यहां तक चीजें? अब चलो हम कुछ दूसरी चीजें देखते हैं बेटा। ठीक, दूसरी चीजें हमारे क्या होंगी कि हमने जो बात किया
कि कब जीरो सिग्नल करंट प्रोवाइड करना होता है, कब क्या नाम है मिनिमम बेस एमिटर वोल्टेज होता है, कब हमारा मिनिमम कलेक्टर एमिटर वोल्टेज होता है। वीडियो हमारा शायद बेटा बड़ा बन सकता है क्योंकि अभी कुछ चीजें बाकी हैं। हम प्रयास करेंगे कि इसको शार्ट में करने की पूरी कोशिश करेंगे कि अधिक से कम समय में चीजों को निपटाया जा सके। लेकिन फिर भी बेटा अगर ब्रॉड चीजें ढंग से पढ़नी है, अभी मैं सिर्फ सिलेबस पढ़ा दूं कि चलो हो गया, ये आपको मान करके पढ़ा दूं कि आप जो है कि सारी चीजें जानते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको ये समझना होगा कि वीडियो बड़ा बन सकता है बेटा। ओके, अब चलो हम देखते हैं कि प्रॉपर जीरो सिग्नल करंट क्या होता है और कैसे वो चीजें वर्क करती हैं और उन तीनों कंडीशंस में क्या क्या चीजें होती हैं। क्लियर? पहली चीज तो ये कि पहली कंडीशंस हमने क्या बताया था कि फॉर गेटिंग फेथफुल एम्प्लीफिकेशन तीन कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। पहला क्या था? प्रॉपर जीरो सिग्नल करंट, प्रॉपर जीरो सिग्नल करंट, प्रॉपर जीरो सिग्नल करंट। क्लियर? अब प्रॉपर जीरो सिग्नल करंट का मतलब क्या हो रहा है? देखो थोड़ा फिगर समझते हैं। फिगर यूं समझते हैं कि हमारे पास एक क्या नाम है ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर वही अपना पुराना वाला दोस्त, ताकते रहते तुझको। देखो यहाँ पे ये हो गया बेटा। अब इसमें क्या हुआ कि जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये वोल्टेज, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बनाने जा रहे थे, जीरो सिग्नल करंट। हाँ यहाँ पे हमने कोई भी सिग्नल नहीं दिया। वहां पे देखो बीएस मैंने बनाया था, सिग्नल दिया था। यहाँ पे क्या किया मैंने, नो सिग्नल कर दिया। क्या किया? नो सिग्नल कर दिया। क्लियर है? अब जब नो सिग्नल कर दिया तो यहाँ पर मुझे क्या हुआ, जो भी मुझे मिल रहा हो। क्लियर? जोड़ दो इसको किसमें, फॉरवर्ड बायस में, और इनको भाई साहब को जोड़ दो ऐसे, और इनको जोड़ दो कुछ ऐसे, रजिस्टर लगा दो। ठीक, इनमें भी रजिस्टर यहीं पे लगा देना। ये हो गया ऐसे, ये हो गया हमारा बस एक सिंपल फिगर। क्लियर? कॉमन इंटर मोड का। अब इसमें देखो क्या होता है, जब भी जो प्रॉपर जीरो सिग्नल करंट होता है इसका मतलब कोई भी सिग्नल अप्लाइड नहीं किया गया। क्लियर? अब जब कोई भी सिग्नल अप्लाइड नहीं किया गया तो कलेक्टर करंट में जो बहने वाली धारा होगी वो किसके कारण होगी? इसके कारण होगी, बीबीबी के कारण। क्लियर? इसको बीबीबी बोला जाता है। इसी के कारण करंट मिलेगी जब कोई सिग्नल अप्लाइड नहीं किया गया। और जब हम सिग्नल अप्लाइड करेंगे तो हमें दो कंडीशंस मिलेगी। अगर सिग्नल मैंने अप्लाई कर दिया तो मुझे दो कंडीशंस क्या मिलेंगी, एक मिलेंगी पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक मिलेगी नेगेटिव हाफ साइकिल। क्योंकि जो सिग्नल होगा वो कुछ ऐसे चलेगा, तो ये हमारा होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये हमारा होगा नेगेटिव हाफ साइकिल। क्लियर? तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, देखो ड्यूरिंग द, कह सकते हो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ज्यादातर सर्किट इन द फॉरवर्ड बायस, मोर सर्किट क्या होगा, मोर सर्किट वर्क इन द फॉरवर्ड बायस। तो ज्यादातर जो सर्किट होंगी, मतलब सर्किट का पार्ट क्या होगा, द पार्ट ऑफ सर्किट इन मोस्टली, द पार्ट ऑफ सर्किट इन मोस्टली फॉरवर्ड बायस, इन मोस्टली फॉरवर्ड बायस, मोस्टली फॉरवर्ड बायस पार्ट ऑफ सर्किट, सम पार्ट ऑफ सर्किट। हमने ये ऐसा क्यों कहा भाई? अरे मेरे भैया इसमें दो चीजें होती हैं। हमारा जो बेस एमिटर जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है, और जो हमारा कलेक्टर एमिटर जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस में होता है ना। तो जब कलेक्टर एमिटर जंक्शन रिवर्स बायस में होता है तो सिंपल सी बात है कि एक जो कंडीशन होगी वो क्या होगी बेटा, ये फॉरवर्ड बायस में होगा।
और जब फॉरवर्ड बायस में होगा हमें पता है तो कलेक्टर करंट क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है जब ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ज्यादातर सर्किट हमारी फॉरवर्ड बायस में होगी, तो कलेक्टर करंट थोड़ी भी क्या होगा, इंक्रीज, कलेक्टर करंट इंक्रीज कर जाएगी। तो जब कलेक्टर करंट इंक्रीज कर जाएगी तो क्या होगा भैया, कलेक्टर करंट से ही तो मुझे आउटपुट मिलता है, मुझे इंक्रीज ही तो चाहिए। इंक्रीज मिल गया तो मेरा काम हो गया, मुझे एक बेहतर आउटपुट मिला। यहाँ पे मैंने सिग्नल ये छोटू सा दिया और मुझे यहाँ पर आउटपुट क्या मिला, ये एकदम भोंदू टाइप बड़ा सा मिला। क्लियर चीजें। अब देखो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल व्हाट वी गेट। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, देखो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल व्हाट सिचुएशन विल बी क्रिएट हियर। देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, देखो पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल हाई है, नेगेटिव मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल कम है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव तो सिर्फ हमारी एक समझने की अवधारणा है ना, ऐसा थोड़ी है कि वहां पे एक माइनस का साइन जा रहा है टुचुक टुचुक टुचुक, ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है, जो पॉजिटिव होता है बेटा वो हायर पोटेंशियल पे वर्क करता है और जो नेगेटिव होता है हमारा वो लोअर पोटेंशियल पे वर्क करता है। क्लियर। तो नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल में यही अंतर होता है कि दोनों में सिर्फ और सिर्फ अंतर होता है क्या नाम है, एनर्जी का, कम और ज्यादा एनर्जी का। क्लियर। अब कम और ज्यादा एनर्जी में अगर नेगेटिव हाफ साइकिल में अप्लाई कर दें तो क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस होगा। रिवर्स प्रोसेस क्या होगा कि जो कलेक्टर करंट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, यही तो होगा। वाइस वर्सा लिख सकते हो, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल जस्ट लाइक एज वाइस वर्सा, जस्ट लाइक एज वाइस वर्सा, जस्ट लाइक एज वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कलेक्टर करंट डिक्रीज कर जाएगी। अब जब कलेक्टर करंट डिक्रीज कर जाएगी तो सिंपली होगा क्या भैया, मेरे आउटपुट नहीं मिलेगा जैसा आउटपुट मुझे चाहिए, समझ रहे हो। तो जो वैसा आउटपुट नहीं मिलेगा तो सिंपल सी बात है क्या होगा, प्रॉपर जीरो सिग्नल करंट अप्लाई करने के दौरान मुझे दो कंडीशंस मिली। क्लियर। एक तो जीरो सिग्नल के दौरान मेरी क्या कंडीशंस हुई और दूसरा क्या नाम है जब मैंने सिग्नल अप्लाई किया तो मुझे क्या कंडीशंस मिली। क्लियर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर नहीं समझ में आया है बेटा तो बताना, समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को हम। अब चलो सेकंड कंडीशन इसकी देख लेते हैं। वीडियो बेटा लंबा जा रहा है मैं समझ रहा हूं, लेकिन बीच में अगर वीडियो देखना तो एकदम ब्रेक मत करना, देखना तो पूरा देखना। बीच में ब्रेक कर दोगे तो हैंग कर जाओगे, ओवरलैप हो जाएंगी चीजें। क्लियर बेटा। अब देखो प्रॉपर मिनिमम बेस एमिटर वोल्टेज, प्रॉपर मिनिमम बेस एमिटर वोल्टेज क्या है, प्रॉपर मिनिमम बेस एमिटर वोल्टेज यही है कि एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन ये होती है कि जैसे देखो लिख देते हैं प्रॉपर मिनिमम बेस एमिटर वोल्टेज, प्रॉपर मिनिमम बेस एमिटर वोल्टेज, प्रॉपर मिनिमम बेस एमिटर वोल्टेज। इसमें क्या होता है कि अगर हम एक ग्राफ ड्रा करें आईसी और बीसीई के बीच में, जो कलेक्टर का जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ ड्रा होता है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो ड्रा होता है उसका ग्राफ वो बेटा ऐसे ड्रा होता है, आईसी मतलब कलेक्टर करंट और कॉमन इंटर वोल्टेज के बीच में। हाँ देखो क्या होता है कि हमारा जो करंट जाता है कुछ ऐसे जाता है और यहाँ पे ये अचानक से ये यहाँ से ऐसे कह सकते हो थोड़ा और
क्लियर फिगर बना दे रहे हैं कि यहाँ से करंट जा रही होती है और यहाँ से अचानक से मुड़ गई, ठीक। तो इस वोल्टेज को हम बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज। क्लियर। अब नी वोल्टेज को जो बेस एमिटर वोल्टेज है VVE, क्लियर, जो VVE है वो इसको फॉलो करना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे हमें पता है कि ट्रांजिस्टर दो प्योर सेमीकंडक्टर में दो टाइप के सेमीकंडक्टर हमारे होते हैं, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। तो जो जर्मेनियम और सिलिकॉन का जो कह सकते हो जो कट इन वोल्टेज होता है, कट इन वोल्टेज, वो होता है जर्मेनियम के लिए, वो होता है जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए होता है, सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट। क्या होता है? ये होता है जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट। अब अगर मुझे एक फैथफुल एम्प्लीफिकेशन बेहतर तरीके से प्राप्त करना है तो मुझे जो VVE की वैल्यू है वो इससे कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? मतलब जर्मेनियम अगर लगा हुआ है तो 0.3 वोल्ट से कम नहीं होने चाहिए, अगर सिलिकॉन लगा हुआ है तो सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये होता है प्रॉपर मिनिमम बेस एमिटर वोल्टेज, उसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये अगर हम देखें तो ये यहां पर कह सकते हो, ये क्या नाम है, अगर सिलिकॉन हम ले रहे हैं तो ये 0.7 वोल्ट हमारा हो जा रहा है। क्लियर? इससे ज्यादा ही हो कम ना हो। जैसे ये मान लो कि यहाँ पे 0.5 वोल्ट है, किसके लिए? फॉर जर्मेनियम के लिए। तो जो मिनिमम वोल्टेज है बेस एमिटर का फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि बेस एमिटर क्या होता है? बेस एमिटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, तो वो अगर जर्मेनियम लगा है तो 0.3 वोल्ट, अगर सिलिकॉन लगा है तो 0.7 वोल्ट मुझे रखना ही रखना होगा। इससे ज्यादा कर दो, कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर मुझे फैथफुल एम्प्लीफिकेशन नहीं मिलेगा। क्लियर? तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि प्रॉपर मिनिमम कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, प्रॉपर मिनिमम कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, प्रॉपर मिनिमम कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। इसमें भी सेम वही चीज कि जो हमारा नी वोल्टेज है वो नी वोल्टेज से, जो यहाँ पे कलेक्टर एमिटर वोल्टेज के लिए जो कंडीशन है, इसमें जर्मेनियम जो है वो 0.5 वोल्ट होना चाहिए। क्लियर? और जो सिलिकॉन है वो 1 वोल्ट होना चाहिए, वो 1 वोल्ट होना चाहिए। ये बेटा वास्तव में जो ये फिगर है, मैंने गलती से बना दिया, ये फिगर इसके लिए है, थर्ड वाले कंडीशन के लिए, ये अभी ध्यान आ रहा है, ये इसके लिए बेटा, ठीक। मतलब जो जर्मेनियम है 0.5 वोल्ट, ये जो है नी वोल्टेज से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर? और जो सिलिकॉन के लिए 1 वोल्ट है, मतलब दोनों के लिए अपना अपना कंडीशन है। क्लियर? अगर देखो जो कॉमन एमिटर वोल्टेज है, लिख सकते हो इसे, जो कॉमन एमिटर वोल्टेज है अगर लेस देन वी नी है, ठीक, नी वोल्टेज से कम है, तो जो कलेक्टर बेस जंक्शन हमें क्या होना चाहिए? रिवर्स बायस में होना चाहिए। तो कलेक्टर बेस जंक्शन इज नॉट प्रॉपरली रिवर्स बायस्ड, इज नॉट प्रॉपरली रिवर्स बायस्ड, क्योंकि ये रिवर्स बायस में तो मुझे वर्क करवाना है भैया, ये रिवर्स बायस में होता है। बेस एमिटर जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है। अब अगर ये ग्रेटर देन है, अगर BC इज ग्रेटर देन VNE, then collector base junction is properly reverse biased, then collector base junction is properly reverse biased।
collector base is junction is properly reverse biased, properly reverse biased. Clear बेटा? Reverse biased. Then collector base junction is properly reverse biased. और जैसे मतलब ध्यान देना, अगर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज क्या है, नी वोल्टेज से छोटा है तो वो रिवर्स बायस में नहीं होगा, मतलब छोटा है तो रिवर्स बायस में नहीं होगा, बड़ा है तो रिवर्स बायस में होगा। मतलब बड़ा है तो उल्टा काम करेगा और छोटा है तो उल्टा काम नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? मतलब बड़ा उल्टा काम करे लेकिन छोटा उल्टा काम नहीं करेगा, ऐसे याद कर सकते हो। क्लियर? ये तो हमारी थी ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर के रूप में जो उसका एम्पलीफिकेशन था, उसका पूरा ओवरव्यू, ओवरव्यू नहीं उसका एक एक्सप्लेनेशन। ओवरव्यू अगर हम देखें तो ओवरव्यू में क्या है, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि फॉर गेटिंग द फेथफुल एम्पलीफिकेशन कुछ कंडीशंस हमारे पास होनी चाहिए, जैसे हाई फिडिलिटी होनी चाहिए और वोल्टेज वेरिएशन, पावर सप्लाई, एजिंग इफेक्ट का विरोध नहीं होना चाहिए, कोई सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्शन में नहीं होना चाहिए। फेथफुल एम्पलीफिकेशन पाने के लिए मुझे जब हमें फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि वो शेप में अलग हो, शेप में सेम हो, बट उनका जो साइज हो वो बड़ा हो। मतलब इनपुट में हम जो करंट देते हैं, आउटपुट मुझे दूसरी करंट मिलती है। क्लियर बेटा? उसके लिए सम कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड लाइक एज दैट फर्स्ट कंडीशन इज प्रॉपर जीरो सिग्नल करंट होना चाहिए, प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होना चाहिए। लास्ट के जो दो कंडीशंस हैं कि जो VVE है, जो VVE है वो प्रॉपरली मिनिमम होना चाहिए, जो VCE है वो भी प्रॉपरली मिनिमम होना चाहिए। VBE के कंडीशंस में क्या था, VBE के कंडीशंस में जो जर्मेनियम है 0.3 वोल्ट है और सिलिकॉन का जो वोल्टेज होना चाहिए, जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होना चाहिए वो 0.7 वोल्ट होना चाहिए। इससे कम है तो काम नहीं चल पाएगा। VCE में क्या है, VCE में भी हमारी सेम कंडीशंस है क्योंकि कलेक्टर एमिटर जंक्शन हमारा रिवर्स बायस में होता है और उसमें जर्मेनियम के लिए 0.5 वोल्ट चाहिए होगा और सिलिकॉन के लिए 1 वोल्ट चाहिए होगा। जो हमारा कॉमन एमिटर वोल्टेज है वो नी वोल्टेज से छोटा है अगर, तो कलेक्टर एमिटर जंक्शन हमारा क्या होगा, प्रॉपरली रिवर्स बायस में नहीं होगा। अगर बड़ा है तो प्रॉपरली रिवर्स बायस में होगा, क्योंकि क्या होता है इसके टर्मिनल उल्टा कनेक्ट होते हैं। तो अगर रिवर्स बायस में कनेक्ट है तो मुझे एक बेहतर आउटपुट मिलेगा। क्लियर है सारी चीजें? अब देखो जो वैल्यू है, जो वैल्यू ऑफ बीटा है उसको मुझे कांस्टेंट रखना होगा। जो वैल्यू ऑफ बीटा लिख सकते हो, द वैल्यू ऑफ बीटा एट रिमेन कांस्टेंट, at remain constant, value of beta at remain constant for the faithful amplification, for the faithful amplification, for the faithful amplification, faithful। अब हम बात करते हैं स्टेबलाइजेशन। क्लियर?